गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और नो डाउट यहाँ से जो सिनेरियो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफर होगा। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उन सारी चीज़ों की ज़रूरत हम लोगों को यहाँ पे अब नहीं होगी। अब हम अगेन मैकेनिक्स में जो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे उसको लेकर के कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे, मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करेंगे। आई होप सो बड़ा इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से आगे की जो 2-3 क्लासें होंगी वो सारी की सारी आपस में इंटरलिंक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल जब भी हमारा कोई नया टॉपिक या नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों को देखनी होती है। यहाँ हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोहेसिव फोर्सेस। एग्जैक्टली कोहेसिव फोर्सेस होते क्या हैं? ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। अब सिमिलर मॉलिक्यूल्स या मैं कहूं सेम मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल कहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे वुड वुड, पेपर पेपर, वाटर वाटर, स्पिरिट स्पिरिट, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे यानी स्पिरिट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे, वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। ऐसे ही वुड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे वुड हमारा बनता है वो सारे सेम होंगे। तो जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। हमने यहाँ पे डिफाइन में मेंशन भी किया हुआ है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। अब सब्सटेंस सेम होगा तो मॉलिक्यूल्स भी यहां पे क्या होंगे? सेम होंगे। इसके बाद दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है एडहेसिव फोर्सेस। अगेन जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं? नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये एडहेसिव फोर्सेस बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करते हैं जो सेम नहीं है, एक ही जैसे मटेरियल के नहीं है, एक ही सब्सटेंस के नहीं है। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स का नाम देंगे। डिफाइन की बात हम लोग करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्टिव है और डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं। एग्जाम्पल, आपने कभी फेविकॉल का एड ध्यान से सुना हो। मैंने कहा फिजिक्स सारी की सारी हमारी बिहेवियर में ही है, तो वहां हम लोग क्या सुनते हैं? ए ग्रेट एडहेसिव। बेसिकली फेविकॉल हम कहां लगा रहे हैं? फेविकॉल लगा रहे हैं हम लोग वुड, फिर फेविकॉल की लेयर, उसके बाद माइका। तो माइका के मॉलिक्यूल्स अलग तरह के हैं, वुड के मॉलिक्यूल्स अलग तरीके के हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हमने क्या लगा दिया? फेविकॉल का मॉलिक्यूल लगा दिया। अब जो फेविकॉल का मॉलिक्यूल है वो माइका के साथ में एडहेसिव फोर्स लगा रहा है, फेविकॉल का मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जो वुड है उसके साथ में एडहेसिव फोर्स लगा रहा है। तो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो जो फेविकॉल का एडहेसिव वाला एड है वो कहीं ना कहीं यहीं से पिक किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बाद हम लोग सरफेस टेंशन की बात करेंगे। एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, कोहेसिव फोर्स हो या एडहेसिव फोर्स हो, ये हमारे 1/r⁴ टाइम से 1/r⁴ तक वेरी करते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो बीच में डिस्टेंस है, इसके ऊपर इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ दोनों की ही, एडहेसिव हो या कोहेसिव हो, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम वुड के ऊपर फेविकॉल और माइका लगा करके उसको पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, तो ऊपर से काफी सारा वेट रख देते हैं उसके ऊपर। क्यों रख देते हैं वेट? कि बीच में से एयर मॉलिक्यूल्स हट जाएं और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाए। और जब सेपरेशन काफी कम हो जाएगा तो r⁴ से लेकर के r⁴ तक कहीं भी हमारा फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एडहेसिव फोर्स एक बार अगर लग गया तो नो डाउट एक मजबूत बॉन्डिंग हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस किस तरीके से डिस्टेंस डिपेंडेंट है या डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, ये बात हम लोगों ने शेयर की। कब लगते हैं ये बात हम लोगों ने शेयर की। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन। डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही पता लग रहा है, जैसा मैं यहां पे देख रहा हूं, सरफेस टेंशन।
यानी सरफेस के ऊपर कोई खिंचाव। हिंदी अपने आप में हमारी मदर टंग है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें चीजें समझने के लिए उसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, चाहे वो तमिल हो, हिंदी हो, गुजराती हो या व्हाटएवर हो, भोजपुरी हो, जो हमें अच्छे से समझ आती है। तो डियर स्टूडेंट, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं या रीजनल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो सिर्फ इंग्लिश ही ऑथेंटिक लैंग्वेज हमारी मानी जाती है, तो उसको लिखेंगे। इसके लिए सारे नोट्स भी हम लोगों ने उसी लैंग्वेज में दे रखे हैं। लेकिन जब हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात होगी तो हम लोग मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बिहेवियरल एग्जांपल्स को बीच में ला सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन, सरफेस का मतलब सतह और टेंशन का मतलब खिंचाव। यानी किसी भी सरफेस पर टेंशन जो होती है या किसी भी सतह पर जो तनाव होता है उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अब बेसिकली ये तनाव क्या करेगा, ये बेसिकली जो सरफेस है उसको स्ट्रेच करके मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी। हम लोग डिफाइन में सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं क्या है, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। यहां दो बातें और हमने समझी, फ्री सरफेस है और रेस्ट पे है, बिहेव करता है कैसा, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई सतह की तरह से। तो बेसिकली सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी फ्री सरफेस जो रेस्ट में है एक खिंची हुई सतह यानी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करता है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को अगर समझना है तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, किसका, बैलून का। मान लीजिए कोई फटा हुआ बैलून है और आपने उसको ऐसे करके पकड़ लिया, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है, जो सतह होती है, वो कैसी होती है, स्ट्रेच्ड होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से कोई भी लिक्विड सरफेस जो होगी वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करेगी। और क्यों बिहेव करेगी, उसके पीछे प्रॉपर्टी लग रही होगी किसकी, सरफेस टेंशन की। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने एक वर्ड देखा, क्या देखा, दैट इज फ्री सरफेस। अब ये फ्री सरफेस क्या है, फ्री सरफेस को मैं समझता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई टम्बलर है, इस टम्बलर के अंदर सपोज ये लिक्विड फिल्ड है, पानी मान लीजिए, पानी फिल्ड है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो वाटर की सबसे ऊपर वाली सरफेस है, यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के एक तरफ तो एयर है और एक तरफ वाटर के ही दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस सरफेस को मैं फ्री सरफेस कहूंगा, जिसका एक सिरा या तो वैक्यूम की तरफ जाता है या तो एयर की तरफ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम कहना यहां बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ अगर मैंने इसको वैक्यूम कह दिया तो ये वाटर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर एयर की ही बात मैं करना चाहूंगा यहां पे। तो फ्री सरफेस, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो सरफेस है इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, जिससे कि सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक तो बात ये थी कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इसको फोर्स बिल्कुल नहीं कह सकता। अब सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की बात करें, तो ये हमारा निकल के आता है सरफेस टेंशन या कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। जनरली कोफिशिएंट वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। तो जो सरफेस टेंशन है वो हमारी होती है फोर्स एक्टेड पर यूनिट लेंथ। अब ये पर यूनिट लेंथ क्या है, फोर्स तो समझ में आ गया कि ये वही कहीं ना कहीं टेंशन वाला फोर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स अपॉन लेंथ है। तो सरफेस टेंशन को हमने यहां सिग्मा से डिनोट किया है और ये किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है। अब ये लेंथ क्या है वो समझ लीजिए, मैं इस फिगर से समझाता हूं। वही टम्बलर वाला मैंने केस लिया, यहां टम्बलर के अंदर ये लिक्विड फिल्ड है। अब लिक्विड फिल्ड का ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस हमें दिख रहा है, ये कैसा है, फ्री सरफेस है। क्यों है ये फ्री सरफेस, क्योंकि ऊपर यहां पे एयर है और नीचे यहां पे क्या है, वाटर है। अब स्टूडेंट्स, यहां मैंने अपने पर्पस के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, और वो भी कितनी, या तो 1 सेंटीमीटर की या तो 1 मीटर की, जो भी यूनिट सिस्टम में कंसीडर कर रहा हूं।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की इमेजिनरी लाइन के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को मैं कहूंगा सरफेस टेंशन। तो एग्जैक्टली सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यहां से सरफेस टेंशन निकल के आएगा और इसी के बेसिस पे इसकी एसआई यूनिट में मेरी यूनिट मिल जाएगी न्यूटन पर मीटर और सीजीएस यूनिट सिस्टम में मिल जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर। तो आई होप सो यूनिट्स का फंडा और सरफेस टेंशन क्या होती है ये बात समझ में आ गई होगी। फोर्स से इसे कंपेयर नहीं करेंगे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशंस की बात करें, आप फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हो, सरफेस टेंशन की डायमेंशन कई बार आपसे डिस्कस हुई है, तो आप इसे डाल सकते हो फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल्स टू mlt-2 ओवर l यानी mt-2। तो ये इसकी डायमेंशंस निकल के आती हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। बेसिकली सरफेस टेंशन में कहीं ना कहीं फोर्स अपॉन लेंथ की हम बात कर रहे हैं, फोर्स हमारा कहीं इंक्लूड हो रहा है। तो ये फोर्स आया कहां से, क्यों आया, क्या इसके पीछे रीजन है, ये हम मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है और ये फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नो डाउट, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं जो लेयर पे हैं, सरफेस पे हैं, तो इनका ऑलमोस्ट आधा पार्ट तो नीचे वाटर की तरफ है, मैंने यहां पे मोस्ट अबंडेंट वाटर ही कंसीडर कर रखा है, और इसका जो आधा पार्ट है वो आधा पार्ट एयर की तरफ है। ये बाहर क्या है, एयर की तरफ है। तो ऑब्वियसली ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर वाली साइड में यानी फ्री सरफेस वाली साइड में तो एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा और जो नीचे वाला साइड है यहां पे कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। अब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स जो है वो डिपेंड करते हैं एक तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की नेचर पे, दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग पे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर मैं मॉलिक्यूलर नेचर की बात करता हूं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, नेचर बताती है ऐसा। यहां कोई लॉजिक और वो सब बात की चीजें होती हैं देखने की। एयर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है। अब अल्टीमेटली ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये जो सरफेस है ये सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह से, खिंची हुई सतह की तरह से काम करती है। तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी है बिहाइंड सरफेस टेंशन। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे डिस्कस करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा केस, फिनोमिना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। इसके बेसिस पे कौन कौन से फिनोमिना हम लोगों को मिलते हैं समझिए। एक छोटा सा जादू आपको यहां पे सिखाते हैं। क्या है, आपने वाटर टम्बलर लिया और ऑल पेन ले ली या निडल ले ली, सुई ले ली, जिससे आप सिलाई करते हैं, या मम्मी कई बार घर में छोटी मोटी कोई अगर चीज खराब हो जाती है, कपड़ा खराब हो जाता है तो उसको सिलती हैं। उस निडल को आपने जेंटली प्लेस किया वाटर सरफेस पे, तो आप क्या देखते हैं, वो निडल जो है वो सिंक कर जाती है। अब सब बच्चे कहेंगे हाँ जी, जो निडल है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो सिंक कर जाती है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। निडल स्टील की या लोहे की बनी होती है, वाटर लिक्विड है तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सिंक कर जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं अगले एक्सपेरिमेंट में क्या करता हूं कि जो निडल है उसके ऊपर वैसलिन, ग्रीस या मोबिल ऑयल, तीनों में से कोई भी चीज थोड़ी सी ऊपर लगा लेता हूं। ठीक है ना, लगाने का मतलब उसके ऊपर डिपॉजिट करना नहीं है, सिर्फ उसको एक तरीके से वार्प आउट करना है थ्रू वैसलिन और थ्रू मे बी ग्रीस और थ्रू मे बी मोबिल ऑयल। अब मैं उसको जेंटली अगर प्लेस करता हूं इस वाटर सरफेस पे तो क्या देखता हूं कि ये फ्लोट करती है। बड़ा मजेदार सा केस डियर स्टूडेंट्स, वही निडल थी, वही वाटर था, पहले सिंक कर रही थी, अब फ्लोट कर रही है। रीजन बिहाइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो जो रीजन है वो कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन ही है बच्चों। सरफेस टेंशन देखिए, बेसिकली पहले हमारा स्टील और वाटर के बीच में इंटरेक्शन था, अब
स्टील के ऊपर हमने एक बहुत फाइन कोटिंग कर दी, किसकी? वैसलीन की। इसको जब वाटर सरफेस पर छोड़ा तो अब हमारा इंटरेक्शन ग्रीस या वैसलीन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो नो डाउट पहले केस में जो सरफेस टेंशन थी वो कंपैरेटिवली कम थी, दूसरे केस में जो सरफेस टेंशन थी वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये जो निडल है वो हमारी वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। इसके बाद हम सोप फिल्म की बात करें। आपने कभी देखा हो वॉशिंग मशीन में जिस समय कपड़े धुल रहे होते हैं या घर में हम लोग कपड़े धो रहे होते हैं तो साबुन के पानी की कुछ फिल्म्स बन जाती हैं। आपने उन फिल्म्स को अगर देखा हो तो वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की फॉर्म में होती हैं। और इसको अच्छे से देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कोई छोटा पतले धागे का लूप बना करके सोपी वाटर में डाल सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है, एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। इसके पीछे भी जो रीजन है वो लगने वाला सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की वजह से ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करेगी सोप सॉल्यूशन की लेयर और शेप ले जाएगी सर्कुलर, बिकॉज ऑफ सर्कुलर शेप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मिनिमम होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल। इसमें मैं कहूं स्मॉल रेन ड्रॉप्स तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स होती हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज्यादा इफेक्ट में नहीं होते, उनका वेट कम होता है। अल्टीमेटली वो ड्यू टू सरफेस टेंशन स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करेंगी और बिल्कुल आइडियल स्फीयर होगी, क्योंकि स्फीयर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे कम होता है शेप्स में। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको बड़ा बना दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इफेक्ट में आने की वजह से ये ओवल हो जाती है, और बड़ा बना दिया तो ये और भी ज्यादा ओवल हो जाएगी, और बड़ा बना दिया तो फिर ये फ्लैट हो जाती है, सरफेस बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेन ड्रॉप्स हो या वाटर ड्रॉपलेट्स हो, इनकी जो शेप है जिसे मैं आइडेंटिकल स्फेरिकल कह सकता हूं, दैट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस in between water molecules are much or more than that of adhesive forces between water molecules and surrounding air। तो वहां सरफेस टेंशन ही रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से ये हमारा स्फेरिकल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कभी सेविंग ब्रश की बात की हो या आप ड्राइंग कई बार करते थे बचपन में, अभी भी करते होंगे, जैसे ही आप उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जो पेंटिंग ब्रश है वो बिल्कुल अलग अलग उसके हेयर्स हो जाते हैं, स्टिकी नहीं होते। दैट इज अगेन ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहां जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एयर के कांटेक्ट में आ गए तो कहीं ना कहीं एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया। यहां वाटर मॉलिक्यूल्स और जो हेयर ब्रश थे इसके बीच में थे, इसलिए कंपैरेटिवली कम था, तो यहां ये हमारे फैले फैले रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहेंगे सरफेस एनर्जी को लेकर के। अगेन, जिस तरह से सरफेस टेंशन फोर्स नहीं था, वो फोर्स अपॉन लेंथ था, बिल्कुल उसी तरह से सरफेस एनर्जी जो फ्रेज है वो एक मिरेकल है, ये एनर्जी नहीं है। क्या है ये अभी हम लोग देखते हैं। बेशक हम लोग कहते हैं एनर्जी, कॉज इसका कहीं ना कहीं वर्क डन ही है, वर्क डन की वजह से ही सरफेस एनर्जी इफेक्ट में आती है। लेकिन जब हम इसकी डायमेंशंस देखेंगे, इसकी यूनिट्स देखेंगे, तो सरफेस एनर्जी वाली डायमेंशंस को कंटेन किए हुए नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्या है सरफेस एनर्जी पहले हम समझते हैं, फिर इसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। अब मान लीजिए ये मेरे पास में कोई भी वाटर सरफेस है या कोई भी चलो लिक्विड का सरफेस है। अब अगर मैं इसको शेप आउट करना चाहता हूं, इसका एरिया बढ़ाना चाहता हूं, या अपने आप से इसका एरिया बढ़ता है, तो नो डाउट इसको स्ट्रेच करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्ट्रेच करने में वर्क मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ गया।
उसी वर्क डन को मैं मानता हूं कि वो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां सरफेस टेंशन की बात हमें करनी है, वर्क डन की बात करनी है, उनको लेकर के सरफेस एनर्जी को डिफाइन करना है। तो देखिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, मैंने भी बताया कि सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एनर्जी के पीछे कॉज वो एक्सटर्नल वर्क डन है जो हमें करना पड़ता है, किस लिए? किसी भी सरफेस के एरिया को इंक्रीज करने के लिए। अब सरफेस एनर्जी की डिफाइन की बात करूं तो मैं यहां ये कह सकता हूं, this work done is stored as potential energy of the molecules on the surface, and surface energy may be defined as work done per unit surface area या work done divided by increase in area। वही जब हम लोग वर्क डन कर रहे थे तो उसी एरिया को कंसीडर करेंगे जो हमने इंक्रीज किया है। अब पहले से जो एरिया हमारे पास है उसका तो हमें कोई कंसीडरेशन लेना नहीं है। तो डिस्टेंस सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखिए मेरे कलम में मिल गया कि सरफेस एनर्जी हमें यहां एनर्जी जैसी लग रही है, लेकिन ये बेसिकली वर्क अपॉन एरिया के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को मिलती है। और यहां से यूनिट जो हमें मिलेगी दैट विल बी जूल पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कंप्यूट करना चाहता हूं तो अगेन इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आप लोगों के एग्जाम में 2 मार्क्स में जनरली डिस्कस होता है। तो सिंपली यू हैव टू लेट इट, हम फोर्स की बात करें दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अगर आपको याद हो तो अभी हमने डिस्कस किया था सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की बात मैं करता हूं तो दैट इज सिग्मा इंटू एल या सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 2 फैक्टर कहां से आ गया। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, मैं किसी भी सरफेस एरिया की बात करता हूं स्ट्रेच करने के लिए तो 2 सरफेस उसमें आगे पीछे के होते हैं, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर किसी पर्टिकुलर केस में एक ही सरफेस में इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग निश्चित रूप से यहां पे 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो एग्जांपल हमने कंसीडर कर रखा है उसमें 2 सरफेस में एरिया हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने ये फैक्टर 2 लिया हुआ है या इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इस चीज को हमने यहां हाईलाइट भी कर रखा है, जैसे कि बच्चा अगर हमारी टॉकिंग बुक से डिस्कस करता है या अपने आप से पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस डायग्राम के ऊपर हम लोगों को पता लगेगा इस चीज को कि हमने 2 से यहां पे क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ था। देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए मैंने कोई एक मैश ले ली, स्टील वायर की एक मैश ले ली, जाली ले ली। अब इस जाली को सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाला तो एक सरफेस जो मेरे सामने है दिख रहा है, एक बैक साइड में इसके है जो मुझे नहीं दिख रहा, मेरे फ्रेंड को दिख रहा है जो सामने बैठा हुआ है। अब अगर मैं इस मैश में एक तीसरा वायर यहां AB लगा करके इसको बाहर की तरफ ले जाता हूं तो ऑब्वियसली जो सरफेस टेंशन है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा एरिया को, और मैं इसको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? जो सरफेस फोर्स है उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। सरफेस फोर्स अभी मैंने निकाला था सिग्मा इंटू एल, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहां पे निश्चित रूप से एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है, इसलिए मैंने लेंथ को, जो सामने लेंथ दिख रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2L में कन्वर्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, सपोज मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया तो इंक्रीज इन एरिया जो हुआ वो ये वाला हुआ। अगर मैं देखूं तो इंक्रीज इन एरिया यहां पे क्या हो गया, 2 इंटू एल इंटू एक्स। कुछ बुक्स में इसको dx ले रखा होता है या डेल्टा एक्स ले रखा होता है, तो डजंट मैटर, आप इसको dx लिखें या यहां पे इसको डेल्टा एक्स लिखें। देखिए अगर एक एवरेज आपने एरिया चेंज किया है तो ये लिखेंगे, अगर आप बहुत स्मॉल एरिया चेंज कर रहे हो तो ये लिखेंगे, अगर आपने एक सिग्निफिकेंट एरिया इंक्रीज किया है तो ये लिखेंगे। ये बड़ा सिंपल सी है। हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो मच मोर और क्या मोस्ट 3 कैटेगरी हम लोगों को मिलती हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स की भी लैंग्वेज है
कि एवरेज के लिए हमने ये लिया और बिल्कुल मिनिमम के लिए ये लिया और मॉडरेट के लिए ये लिया, तो डजंट मैटर बुक्स में क्या मिल रहा है हमें, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिकेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां जो चेंज इन एरिया की बात होगी वो 2Lx होगी, और अभी सरफेस एनर्जी की बात मैंने यहां पे की थी, तो क्या कहा था, मैंने कहा था वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखिए 2Lx तो एरिया है, वर्क डन की बात मैं करूंगा तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां मैंने x दिया है, और फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स मेरे पास है 2 सिग्मा L मल्टीप्लाइड बाय x ओवर, ये था हमारे पास में 2Lx। तो देखें बच्चों, Lx से Lx कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या मिला, अरे भैया मेरे को तो सरफेस एनर्जी दिख रहा था जैसे एनर्जी होगी, लेकिन ये तो वही डायमेंशंस लेके आ रहा है जो सरफेस टेंशन की हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा था सरफेस एनर्जी जो फ्रेज है वो एक मिरेकल है, हम लोगों को जादू सा लगता है, वो एनर्जी नहीं है, वो बेसिकली न्यूमेरिकली डायमेंशनली बिल्कुल सेम है जैसा कि सरफेस टेंशन होता है। इस चीज को हम लोगों ने यहां अभी मेंशन भी किया, इस चीज को करके भी दिखाया आपको, और लास्ट में हमने यहां पे लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है बच्चों, द सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस टेंशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कॉन्सेप्ट हमने छोटा सा पढ़ा, 2 मार्क्स का कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया। एक हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां बन सकता है, दूसरा न्यूमेरिकल बन सकता है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिया, दूसरा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें पता भी लग जाएगा कि हमें कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 21। अगेन डू नॉट गो फॉर एनी सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन नई बात करेगा, हर क्वेश्चन हमने जानबूझ करके बिल्कुल डिफरेंट काइंड का रखा है, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करूंगा, बाकी आप लोग एज असाइनमेंट करेंगे। देखिए क्या कहता है वो, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल, इस स्लोप बबल को ब्लो करने में, मतलब बनाने में, फैलाने में, फ्रॉम रेडियस 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। पहले ये मेरा 2 सेंटीमीटर का था, अब मैं इसको बड़ा करके क्या कर देता हूं बच्चों, 3 सेंटीमीटर का कर देता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स क्या करेगा, इसका एरिया बढ़ाएगा, उस एरिया को बढ़ाने में मुझे वर्क डन लगाना पड़ेगा, वही वो वर्क डन मेरे से पूछ रहा है। और यहां उसने क्या दे रखा है, सरफेस टेंशन दे रखा है 39 पर सेंटीमीटर। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, ये सीजीएस में है, ये भी सीजीएस में है, तो मुझे खास जरूरत नहीं है कि मैं इसको अपने एसआई सिस्टम में ले जाऊं, मैं सिंपली सीजीएस सिस्टम में भी इसको कर सकता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या था, वर्क डन का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सा था, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन एरिया। क्यों भूल गए क्या, नहीं बच्चों, देखो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ये रहा सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी सेम डायमेंशन हमारे लिए क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। यहीं से मैंने वर्क डन को कंप्यूट किया, तो सरफेस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन एरिया, या मैं कह सकता हूं सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज एरिया, ये चीज मैंने यहां पे डाल दी। देखें जरा बच्चों, ये मैंने यहां पे इंक्रीज इन एरिया की बात की। अब ये इंक्रीज इन एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये जरूर मुझे एक बार डिस्कस करना होगा। यहां एक छोटी सी बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा, आगे भी आपके काम आने वाली है बच्चों। देखिए क्या है, समझिए, मैं यहां बबल को क्या कर रहा हूं, बबल को एक्सपेंड कर रहा हूं। अब बबल का मतलब क्या होता है, बबल का मतलब अंदर एयर और बाहर भी एयर। जब इसमें एक्सपेंशन होगा डियर स्टूडेंट्स, तो जो इनर लेयर है उसमें भी एक्सपेंशन होगा और जो आउटर लेयर है उसमें भी एक्सपेंशन होगा। यानी जो भी एक्सपेंशन इन एरिया है उसको मुझे यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही मैंने कर रखा है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ऑफ इनर एंड आउटर दोनों एंड में हो रहा है। हाँ, अगर मैं इसको यहां बबल की जगह ड्रॉप कहता तो नो डाउट ये अंदर से कैसी होती, पूरी फिल्ड होती वाटर की फॉर्म में या व्हाटएवर सो।
अब अगर मैं इसको इंक्रीज करता तो सिर्फ आउटर सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होता, ना कि इनर सरफेस एरिया, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आगे कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, आप उसमें यूज होगा। दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तो ये बड़े वाले का सरफेस एरिया और ये छोटे वाले का सरफेस एरिया, इस तरीके से मैंने चेंज इन एरिया निकाल दिया। इस चेंज इन एरिया को सीधे सीधे सिग्मा, जो सरफेस टेंशन थी, जिसको सरफेस एनर्जी भी हम लोग कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आ गया। तो आई होप सो आपने एंजॉय किया इस क्वेश्चन को। अब आप मैथमेटिकली कुछ काम और भी करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको लगाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए ये कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। अब चूंकि सब सीजीएस में था, इसलिए हमने यहाँ पे अर्ग लिया। बिल्कुल इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन में एक नई बात मिलेगी, सिमिलरिटी ढूंढने की बिल्कुल कोशिश करनी नहीं है। बिल्कुल पूरे ऑब्जर्वेशन, हिंदी में कहूं होश और हवास के साथ में क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। हर क्वेश्चन नई बात कहेगा, और यहां लगे हुए सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं और एफिशिएंसी के साथ करते हैं, एक्यूरेसी के साथ करते हैं, क्विक करते हैं, स्पीडी करते हैं, तो जेई मेंस जैसा एग्जाम 2000, 2500, 3000 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर ब्रेक्स इनटू 1000 ड्रॉप्स। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया तो मेरे को ऐसा डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। एक बड़ी ड्रॉपलेट थी, ये बड़ी ड्रॉपलेट है, बबल नहीं है। इसका मतलब जब भी एरिया की बात करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत मुझे इसमें नहीं पड़ेगी। इसको मैंने तोड़ दिया, कितने में तोड़ दिया? 1000 में। अब देखो दोनों केसेस में सेम क्या रहेगा बच्चों, बताओ जरा। यस, वो पीछे वाला स्टूडेंट कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर मैं इसका रेडियस कैपिटल आर लेता हूं और यहां एक ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर लेता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स यहां का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इन सारी ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एक ड्रॉपलेट मल्टीप्लाई बाई 1000 में कन्वर्ट किया था। बस डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि देखिए ऊपर वाली लाइन में ही एक नया चीज आपको मिल गया। कैलकुलेट द रिजल्टेंट चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बोले तो अगेन आपने सरफेस टेंशन ही निकालनी है इसमें। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज दिस वन। मजेदार सी बात, मैंने अभी सरफेस एनर्जी को कहा सरफेस निकालनी है, और फिर वो कह रहा है सरफेस टेंशन ये है। तो गड़बड़ कहां है डियर स्टूडेंट्स? कहीं भी गड़बड़ नहीं है। वो कोफिशिएंट है, सिग्मा है, और यहां आपको सरफेस एनर्जी की जगह पे क्या प्लेस करना है? वही वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन एरिया की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। एरिया में क्या होने वाला है? चलिए देखिए, एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो बिगर ड्रॉप का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और छोटी वाली ड्रॉपलेट्स का टोटल एरिया हो जाएगा 1000 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप ऊपर आपकी है, इस रिलेशनशिप को नीचे आपने यूज करना है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो चेंज इन एरिया की जब मैं बात करूंगा, सॉरी, चेंज इन एरिया की मैं बात करूंगा तो यहां पे हो जाएगा चेंज इन एरिया इक्वल्स टू ये एरिया डिफरेंस ये एरिया। ये इक्वल नहीं होंगे बच्चों, वॉल्यूम इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यहां पे डिफरेंस मेरे को निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। जब आप एक बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हो तो इंक्रीज इन एरिया होता है ऑलवेज। आपने कभी देखा हो चिलर प्लांट? अब ये चिलर प्लांट क्या है? आपने कोई कोल्ड स्टोरेज देखा हो, रास्ते से निकल के जा रहे हो, वहां एक टॉवर लगी होती है और ड्रॉप ड्रॉप करके बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा होता है। नो डाउट दैट इज नॉट फाउंटेन। फाउंटेन तो आप देखते हैं अलग तरीके का होता है, लेकिन नॉर्मली किसी बड़ी बिल्डिंग या जहां पे ट्रक ट्रक खड़े हो, आपको ऑब्जर्वेशन से लग रहा हो कि ये कोल्ड स्टोरेज है, उसके आजू बाजू में देखते हैं तो वहां पे वाटरफॉल हो रहा होता है।
वहां बेसिकली यही काम हो रहा होता है कि जो वाटर ट्यूबिंग के थ्रू आता है उसको हम ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिराते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ जाता है, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, और सराउंडिंग से एनर्जी लेगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो कोल्ड स्टोरेज में जो हमारा ये नॉर्मल एसी वाला कॉन्सेप्ट होता है जो हम घर में यूज करते हैं, वो बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स का अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सरफेस एरिया इंक्रीज करने वाला अलग है, तो इसके बेसिस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कूलर वाला कॉन्सेप्ट है, कूलर में भी यही करते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। आप नीचे से पंप के थ्रू पानी ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से उसको घास के ऊपर गिराते हैं, तो सरफेस एरिया वाटर का इंक्रीज कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। अब यहां पे हम लोगों ने ये पहले रिलेशनशिप निकाल ली, इस रिलेशनशिप की हेल्प से हमने चेंज इन एरिया निकाला, और इस चेंज इन एरिया को सीधे सीधे हम लोगों ने लगा दिया अपने फॉर्मूले में। ये रहा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीजिंग एरिया इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3168 into 10⁻⁸ जूल, बिकॉज ऑफ सारे के सारे पैरामीटर्स जो थे वो हमारे एसआई सिस्टम में है। तो मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस अब आप लोग बाकी के असाइनमेंट की फॉर्म में लगाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट के लिए मैंने दे रखे हैं, आप असाइनमेंट की फॉर्म में इनको कर लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो थोड़ा सा और हमारा डिफर है, दैट इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। बहुत मजेदार सा चीज। अगर आपने कभी कर्व सरफेस के बारे में सोचा हो तो दो तीन बातें मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगा। ये डस्टर है जो हम लोग यूज करते हैं। आप अगर इस डस्टर को यहां देख पा रहे हैं तो गंदा तो है ही, ठीक है, गंदा मत देखो, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखो बच्चों। डस्टर तो गंदा ही होगा, ऑब्वियस है, इंक तो लगी होगी उसमें। डियर स्टूडेंट्स, ये सरफेस आप देखेंगे तो आपको फ्लैट दिख रहा है, इसकी बैक साइड भी फ्लैट दिख रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस सरफेस के दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? बराबर का लग रहा है। जब फोर्स बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों तरफ का बराबर है, तो फोर्स अपॉन एरिया दोनों तरफ इसके प्रेशर जो है वो कैसा है? सेम है। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उस फ्लैट सरफेस के दोनों तरफ प्रेशर कैसा है? सेम है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मैंने इस फ्लैट सरफेस में यहां से कुछ ऐसे पिन पॉइंट लगाया, जैसे लाइक मार्कर लगाया, तो ये आपकी तरफ बल्ज आउट हो गया, आपकी तरफ बाहर निकल के आ रहा है। यही सरफेस अगर मैं देखता हूं तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने इस साइड में क्या लगाया था? मार्कर लगाया था। नो डाउट अब इसको मैं देखता हूं तो इधर से ये क्या है? कॉनकेव है, और इधर से ये क्या है? कॉन्वेक्स है। ये तो मिरर्स के केस में आपने पढ़ा है छोटी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, जिस साइड कॉनकेव सरफेस है उधर आपने प्रेशर अप्लाई किया था, प्रेशर ज्यादा है, और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कंपैरेटिवली कम है। तो किसी भी सरफेस के कॉन्वेक्स या कॉनकेव होने के पीछे रीजन उसके दोनों साइड्स में प्रेशर का डिफरेंस है। यह बात मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक छोटी सी बात और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिसकी जरूरत होगी। आप यहां दो ड्रॉपलेट देखिए या बबल्स देखिए, एक ये और दूसरा ये, दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है? नो डाउट इसका जो रेडियस है वो कम नजर आ रहा है और इसका जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, रेडियस तो मेरे को इसका ज्यादा नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसका कम नजर आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन मैं बात करूं कर्वेचर की। किसकी? कर्वेचर की। कर्वेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, कर्वेचर जिसका रेडियस कम है उसकी ज्यादा है, और जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी कर्वेचर कंपैरेटिवली कम है। अब अगर मैं फ्लैट सरफेस पे आ जाऊं तो फ्लैट सरफेस की रेडियस तो इंफिनिटी है और कर्वेचर इसकी कितनी है? 0 है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही की कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों ही। पहला कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस को लेकर के है। जिधर कॉनकेव है उधर नो डाउट प्रेशर ज्यादा है, जिधर कॉन्वेक्स है उधर प्रेशर कंपैरेटिवली कम है। दूसरा,
जिस स्फीयर की रेडियस कम है उसकी कर्वेचर ज्यादा है, जिस स्फीयर की, या कोई हाफ सरफेस भी ले सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसकी कर्वेचर कंपैरेटिवली कम है। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। इस चीज को हम लोगों ने फ्लैट सरफेस के लिए भी देखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इनफाइनाइट है और जो कर्वेचर है वो जीरो है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इन चीजों में अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इन चीजों को आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। डियर स्टूडेंट, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जहां नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अगर वो उनको पहले ही पता लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई डाउट रहता है या फिजिक्स मुश्किल लगती है, फिर तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसको देखो, हमने डायग्राम की फॉर्म में यहां पे दे रखा है, समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्लैट सरफेस है, ये हम लोगों ने देखा। तो इस सरफेस को इस साइड से मैं कह सकता हूं कॉनकेव और बाहर की साइड से कह सकता हूं कॉन्वेक्स। इसका अपोजिट केस ये। प्रेशर का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं। एक्सिस प्रेशर, अब मैं एक्सिस प्रेशर की बात करूं तो इसी डायग्राम पे थोड़ा और देख सकता हूं। देखिए फर्स्ट डायग्राम में या ए डायग्राम में दोनों तरफ का प्रेशर कैसा है, सेम है। तो यहां एक्सिस प्रेशर यानी चेंज इन प्रेशर कितना है, जीरो है। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में बात करूं तो P इनसाइड जो है वो ज्यादा है और P आउटसाइड कम है। तो यहां इनसाइड एक्सिस प्रेशर होगा जिसको मैं PI माइनस PO कह सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर की मैं बात करता हूं तो यहां प्रेशर ज्यादा है जिसको मैं आउटसाइड कह सकता हूं। व्हाइट से शो किया हुआ है इसका मतलब एयर है, और रेडिश या पिंकिश हमने शो किया हुआ है इसका मतलब कोई भी लिक्विड है या व्हाटएवर, सो कोई दूसरा मटेरियल है। यहां अगर मैं बात करता हूं P इनसाइड तो ये मेरा कंपैरेटिवली कम है। अब अगर मैं इसमें इनसाइड बात करता हूं डेल्टा P की, तो दैट इज P आउटसाइड माइनस P इनसाइड। एक्सिस प्रेशर का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। तीन ही तरह के सरफेस हो सकते हैं, चौथा सरफेस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सिस प्रेशर कहां होगा, कितना होगा, आई होप सो ये बात आपको इस फिगर से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रेशर की हम लोग कैसे करेंगे, एक्सिस प्रेशर की कैसे करेंगे, ये बात जरा हम समझने वाले हैं। और आज की क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा, सरफेस टेंशन पढ़ा, सरफेस एनर्जी पढ़ा, सरफेस वर्क डन की बात हम लोगों ने की, एक सरफेस दो सरफेस की बात की, एक्सिस प्रेशर के अंदर यूज होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कैसे हम लोग इसको परस्यू करेंगे एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप को। अब लिक्विड ड्रॉप है तो एक बात तो क्लियर होती है कि इसमें जो फ्री सरफेस है वो सिंगल होगा, सिर्फ बाहर की सरफेस ही हमारी एयर के कांटेक्ट में होगी, अंदर तो सारे एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अंदर तो फ्री सरफेस होगा नहीं। अल्टीमेटली मेरे को यहां जो इंक्रीज इन एरिया का कांसेप्ट लेना है वो सिंगल साइडेड लेना है, ये लिक्विड ड्रॉप है। अगर मैं यही बबल के लिए लेता तो टू साइड मेरा सरफेस चेंज होता, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और अभी भी मैंने इसको आपको बता दिया। अब इसमें हो क्या रहा है जरा हम लोग देखते हैं और निकालते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं फिजिक्स में। भाई फोर्स की बात करते हो तो सबको पता है प्रेशर इनटू एरिया होता है। मैं चलो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं पहले। देखो भैया, सबसे पहले प्रेशर की बात आई तो फोर्स इनटू एरिया होगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फोर्स की बात की तो कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगा। बोलो, तो प्रेशर इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो गया। अब मुझे एक्सिस प्रेशर निकालना है तो भैया डेल्टा ए कर दो, बस हो गया काम। इतनी छोटी सी मैकेनिज्म है। चलिए डायग्राम देखते हैं। ये मेरे पास कोई लिक्विड ड्रॉप है। अब इस लिक्विड ड्रॉप में अंदर प्रेशर कुछ ज्यादा था जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो गई। कितनी एक्सपेंड हो गई, इसकी रेडियस में जो चेंज आया वो dr आया। स्मॉल चेंज है इसलिए dr लिखा। मैं यहां चेंज इन एरिया निकाल सकता हूं। कैसे? जो बड़े वाला एरिया है वो मेरे पास a डैश वो होगा कितना, 4 पाई r प्लस dr होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया जो ओरिजिनल एरिया था ये होगा 4 पाई r स्क्वायर।
डिस्टेंस एक ही सरफेस में चेंज हो रहा है, इसलिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने यही काम ऊपर करके आपको दिखा रखा है। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर ये 4πr² कहां से आया, बड़ा पुराना फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 9th में 10th में पढ़ के आए हम लोग। डिस्टेंस dr² बहुत छोटा टर्म है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, यानी डेल्टा ए वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने निकाल के दे दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। वर्क डन यहां दो तरीके से हमें निकल के आएगा, दोनों तरीके से समझेंगे। एक तो सरफेस टेंशन के टर्म्स में, एक कोई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया हमने ये निकाला। अब पहला फॉर्मूला हमने यूज किया, वर्क डन इन एनलार्जिंग द ड्रॉप और इंक्रीजिंग द शो इक्वल्स टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ये कैसे निकालेंगे? इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, जो फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर लिख के दिखाया था आपको, दैट इज हियर। अब वर्क डन का दूसरा कांसेप्ट हमारे पास होता है। वर्क डन का दूसरा कांसेप्ट क्या होता है? वर्क डन का दूसरा कांसेप्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कितना था डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट था हमारा डेल्टा आर, अभी ऊपर किया था या डी आर, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां मैं डालता हूं दैट इज प्रेशर एरिया डिस्टेंस, ये प्रेशर या एक्सिस प्रेशर कह सकता हूं इसे, दैट इज 4πr² इनटू डी आर। अब यहां से मैंने ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों को कंपेयर किया, तो एक्सिस प्रेशर इक्वल्स टू 2 सिग्मा ओवर आर। डियर स्टूडेंट्स बड़े काम का फॉर्मूला है, कई बार 2 मार्क्स में हम लोगों को ट्राई करने के लिए आ जाता है। न्यूमेरिकल तो बड़े आराम से इसके ऊपर बनता ही बनता है। मोस्टली स्टूडेंट 3 ही जगह पे गलती करते हैं। पहली गलती कर्वेचर और रेडियस को लेकर के, दूसरी मिस्टेक स्फेरिकल ड्रॉप है या सोप बबल है, इसको वो ध्यान से नहीं देखते। तो ड्रॉप है तो वन साइडेड इंक्रीज इन एरिया होगा, और अगर बबल है तो 2 साइडेड इंक्रीज इन एरिया होगा। अब पूरे डेरिवेशन को अगर मैं सोप बबल के लिए देखूंगा तो बस मुझे एक ही अंतर करना होगा कि जो इंक्रीज इन एरिया था उस इंक्रीज इन एरिया को 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज माय कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन एरिया। अब 2 ही चीजें मुझे फिर समराइज करनी है, मैं आगे वाले एस्पेक्ट में कर देता हूं। पहले तो मेरे को एक्चुअल चेंज इन एरिया फाइंड आउट करना है, और एक्चुअल चेंज इन फाइंडिंग एरिया फाइंड आउट करने के बाद फिर मुझे इसमें 2 तरीके से एनर्जी का कांसेप्ट लगाना है या वर्क का कांसेप्ट लगाना है। एक तो मुझे लगाना है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का, और दूसरा मुझे लगाना है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ये मेरी मेन फिलॉसफी है। यहां से वर्डन की बात करता हूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मैंने लिखा प्रेशर इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको मैंने दूसरी तरफ डाल दिया, चेंज इन एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। डियर स्टूडेंट्स चूंकि लिक्विड ड्रॉप और लिक्विड बबल में अंतर सिर्फ 2 और 1 सरफेस एरिया का है, तो यहां 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सिस प्रेशर जो है वो आपका 4 सिग्मा ओवर आर आ जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एज यूजुअल इसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करना चाहेंगे, और न्यूमेरिकल करने के बाद हम क्लास को समअप करेंगे। आज की को काफी कुछ हो गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक ये सारा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने असाइनमेंट की फॉर्म में दिए हैं वो आपको कर लेने चाहिए। देखिए क्या है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और यहाँ तो एक टॉपिक के बाद एक न्यूमेरिकल है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब पूरी बुक आपकी हो जाएगी, फिजिक्स भी हो जाएगी, केमिस्ट्री भी हो जाएगी, मैथ्स भी हो जाएगा, बायो भी हो जाएगी, तब सोचिए कि ये सारी की सारी चीजें आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। तो उसके लिए तैयार रहना है और कुछ नहीं करना, बस टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना है। हमें एक ही तरफ हमेशा सोचते रहना है। 2 soap bubbles have radii in the ratio of 2:3। 2 soap bubble मैं ले लेता हूं, इसका रेडियस अगर 2r है तो इसका 3r है। जितना कहा उसके अकॉर्डिंग इमेजिनेशन मेरे दिमाग में, डायग्राम में बनाऊं या ना बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेयर द एक्सिस प्रेशर इनसाइड दीज बबल्स। मान लीजिए इसमें प्रेशर P1 है, इसमें प्रेशर P2 है।
तो जैसा मैंने बताया था, छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा होगा और बड़े वाले में प्रेशर कम होगा, तो मुझे यहां अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना चाहिए कि मुझे P1 माइनस P2 फाइंड आउट करना है। Dear students, also compare the work done in blowing these bubbles. सीधी सी बात, इसको बनाने में कितना वर्क डन मेरे को करना पड़ा, इसको बनाने में कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो, लेकिन फिलॉसफी तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इट्स अ वेरी सिंपल। सो बबल्स हैं तो दोनों सरफेस एरिया मेरे इसके चेंज हो रहा है। मेरे को सीधे सीधे रेडियस और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसको यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्या रिलेशनशिप थी? डेल्टा पी वॉज इक्वल्स टू 4 सिग्मा ओवर व्हाट आर। अरे यही तो था। अब चूंकि एक ही सॉल्यूशन के बबल्स बने हैं तो सिग्मा में तो कोई अंतर आने वाला है नहीं, तो आपके पास पहले के लिए ये बन गया और दूसरे के लिए डियर स्टूडेंट्स ये बन गया। आपने क्या करना है, सिर्फ कंपेयर ही तो करना है। फिर आती है दूसरे पार्ट की बात, कंपेयर द वर्क डन। अरे भैया, वर्क डन कौन सी बड़ी बात है? वर्क डन हमारा क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, और फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा था। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को कोई अगर वॉल्यूम में चेंज लिख देगा तो कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम को जो प्रेशर आपने निकाल रखे हैं P1 P2, तो पहले केस के लिए P1 V1 लिखो, दूसरे के लिए P2 V2 लिखो। अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस दे दो, कंपेयर करा रहा है तो डिवाइड कर दो। सिंपल। अब आसान हो गया ना? देखो क्वेश्चन अब तो नहीं मुश्किल। चलिए अब सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले रेडियस को कंपेयर किया, फिर हमने प्रेशर का फॉर्मूला डाला। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप गलती भी कर जाते, ड्रॉप वाला भी फॉर्मूला डालते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होना है, लेकिन गलती करनी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने दोनों को कंपेयर किया डिवाइड करके, ये हम लोगों को रेशियो मिल गया। अब हम वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन की बात करें तो हमारे पास सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आ गया वॉल्यूम वाला। उसके टर्म्स में हम लोग वर्क डन दे सकते हैं, या हम फॉर्मूले में ही चेंजेस कर लेते हैं और W1 अपॉन W2 इन टर्म्स ऑफ रेडियस 1 स्क्वायर रेडियस 2 स्क्वायर के टर्म्स में आता है, 4:9 आ गया। आई होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में यही करेंगे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट आप लोगों को डन करने हैं। नेक्स्ट क्लास तक आप इस सारे काम को कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स की बात करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बीच में प्रॉब्लम आती है तो वो सीधे मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।